आदाब नाजरीन, न्यूज इंसाइडर 24/7 की आवाज आपके रूबरू मेजबान हाजिर। सभी नाजरीन को सलाम पहुंचे। पहले नजर आज की अहम खबरों पर। तुर्की में कांग्रेस दफ्तर की झूठी खबर पर एफआईआर, अर्नब गोस्वामी और अमित मालविया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। रिपब्लिक टीवी ने गलती तस्लीम की मगर मालविया डटे रहे। मुझसे शादी करो, पाकिस्तानी जासूस एजेंट से सिपाही यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की शर्मनाक चैट सामने आई। भारतीय फौज की खुफिया मालूमात फराहम करने का इंकशाफ। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी को निशाना बनाने में मरकजी हुकूमत मसरूफ, कांग्रेस के पवन खेड़ा का इल्जाम। नेशनल हेराल्ड केस, ईडी का राहुल और सोनिया गांधी पर 142 करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा इल्जाम। समाअत 2 जुलाई से रोजाना होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 22 मई को बीकानेर में 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशन का इफ्तिताह करेंगे। रेलवे का जदीद दौर शुरू। नेशनल कॉन्फ्रेंस की पहलगाम हमले की शदीद मजम्मत। जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत और खुसूसी दर्जा बहाल करने के अज़्म का इआदा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की खुसूसी हैसियत और रियासती हैसियत पर करारदाद असेंबली के बजाय पार्टी दफ्तर में मंजूर। सियासी हलकों में सवालात की गूंज। महबूबा मुफ्ती का भारत पाकिस्तान जंगबंदी और अमन कोशिशों का खैर मकदम। कश्मीरी तनाजा को समझौते का पुल बनाने का अंदिया। अशोका यूनिवर्सिटी प्रोफेसर अली खान महमूद आबाद को सुप्रीम कोर्ट ने अबूरी जमानत दी, तफ्तीश रोकने से इनकार। तृणमूल कांग्रेस की वफद की वजीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात, सरहदी इलाकों का दौरा करने का ऐलान। और लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने पाकिस्तान की गोलाबारी में शहीद होने वाले शोहदा के वरसा को सरकारी मुलाजमत देने का किया ऐलान। और अब खबरें तफसील के साथ। तुर्की में कांग्रेस पार्टी के मुबैना दफ्तर की वीडियो नशर करने पर मशहूर एंकर अर्नब गोस्वामी की रिपब्लिक टीवी को माजरत करनी पड़ी, लेकिन बीजेपी के आईटी सेल सरबराह अमित मालविया ने अब तक अपने मौकिफ से इनहराफ नहीं किया, जिस पर मुल्क भर में सियासी और कानूनी तूफान उठ खड़ा हुआ है। ये तनाजा उस वक्त शुरू हुआ जब 15 मई को रिपब्लिक टीवी ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो चलाई, जिसमें तुर्की के एक इमारत को कांग्रेस पार्टी का दफ्तर बताकर पेश किया गया। इस वीडियो को बीजेपी लीडर अमित मालविया ने भी अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया, जिसके बाद ये क्लिप वायरल हो गई और सोशल मीडिया पर कांग्रेस के खिलाफ सख्त तबसरे किए गए। ताहम बाद में इंकशाफ हुआ कि जिस इमारत को कांग्रेस का दफ्तर बताया गया वो सरासर झूठ थी, जिस पर रिपब्लिक टीवी को एतराफ करना पड़ा कि यह गलती थी और वीडियो उतारना पड़ा। इसके बावजूद अमित मालविया ने अपनी पोस्ट न तो डिलीट की न ही इस पर माजरत की, जिस पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग जोर पकड़ गई। कांग्रेस के जेर इक्तदार रियासत कर्नाटक के दारुल हुकूमत बेंगलुरु में इंडियन यूथ कांग्रेस के कारकुन श्रीधर एम और वकील श्रीकांत सौरभ BN ने पुलिस में अलहदा शिकायत दर्ज करवाई है। श्रीधर की शिकायत में सिर्फ मालविया का नाम शामिल है, जबकि स्वरूप की शिकायत में अर्नब गोस्वामी को भी नामजद किया गया। दोनों शिकायत में इल्जाम लगाया गया कि मालविया और गोस्वामी ने जानबूझकर कांग्रेस को बदनाम करने और अवाम में नफरत फैलाने के इरादे से झूठ पर मबनी मुहिम चलाई। इन शिकायत को इंडियन यूथ कांग्रेस की कर्नाटक यूनिट ने सोशल मीडिया पर भी जारी किया। ये मामला न सिर्फ मीडिया में झूठ की हदों को उजागर करता है, बल्कि बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान जारी सियासी जंग को भी एक नया रुख देना नजर आता है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के एक हैंडलर से भारतीय यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की एक मुबैना व्हाट्सएप गुफ्तगू ने हलचल मचा दी है, जिसमें इसने न सिर्फ अपने जज्बात का इजहार किया बल्कि भारतीय फौज की हिस्सास मालूमात भी शेयर की। ज्योति मल्होत्रा, जो हरियाणा के शहर बिसार की रिहायशी थी और ट्रेवलर विद जो नामी यूट्यूब चैनल चलाती थी, को गुज़श्ता हफ्ते गिरफ्तार किया गया है। जराये के मुताबिक वो अली हसन नामी शख्स से मुसलसल राबते में थी, जो पाकिस्तान की खतरनाक खुफिया एजेंसी ISI का कारकुन है। इस व्हाट्सएप चैट में ज्योति ने अली हसन को कहा, गेट मी मैरिड इन पाकिस्तान, यानी मुझे पाकिस्तान में शादी करवा दो, जो उसके इस्लामाबाद से जज्बाती राब्ता का इशारा था। इसके अलावा दोनों के दरमियान कई खुफिया और कोडेड बातचीत भी सामने आई, जो भारत में जेर जमीन कार्रवाइयों से मुतल्लिक थी। पुलिस को ये चैट्स मिलने के बाद मामला और संगीन हो गया,
क्योंकि इसमें भारतीय फौज की नक्ल हरकत से मुतल्लिक हिसास मालूमात भी शामिल है जो दुश्मन मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा का एक और राज भी सामने आया कि वो बांग्लादेश के साथ भी राब्ते में थी और वहां जाने की मंसूबाबंदी कर रही थी, जिस पर भी तहकीकात जारी है। यह वाकया भारत में सिक्योरिटी के लिए बड़ा चैलेंज और हुक्काम इस बात का जायजा ले रहे हैं कि ऐसे लोग कैसे मुल्क के अंदरूनी निजाम में दरार डालने की कोशिश करते हैं। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर आपके साथ। जिंदगी कीमती है और उसकी हिफाजत हमारा फर्ज, और इस फर्ज को निभाते हैं हम जिम्मेदारी के साथ। बीमारी से शिफा तक का सफर होगा और भी आसान। स्टार हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेंगी तमाम तर सहूलियात, एक ही छत के नीचे माहिर डॉक्टर, आला तालीम याफ्ता स्टाफ, वही बेहतरीन हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी के साथ। देर ना करें, आज ही राब्ता करें। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास में मिलेंगी आपको माहिर डॉक्टर्स, जिनमें गायनोकोलॉजिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ईएनटी के साथ फिजिशियन और भी कई सारी सहूलियात जदीद आलात से आरास्ता। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर। आज ही राब्ता करें। हमारे नंबर हैं 019424365538। वही दूसरा नंबर है 8899227884। इन नंबरात पर राब्ता करें और स्टार हॉस्पिटल में जो सहूलियात मिल रही हैं उनका आज ही फ़ायदा उठाएं। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा पवन खेड़ा ने मरकजी हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए इल्जाम आयद किया कि नेशनल हेराल्ड केस के तहत राहुल गांधी को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा यह कार्रवाई सियासी मकासद के लिए की जा रही है ताकि राहुल गांधी की सियासी साख को नुकसान पहुंचाया जा सके। पवन खेड़ा ने मजीद कहा कि मरकजी हुकूमत की यह हिकमत अमली जमहूरी इक़्तिदार के मुनाफी है और इसका मकसद सिर्फ अपोजिशन लीडर को दबाना है। उनका कहना था कि राहुल गांधी हमेशा मुल्क की खिदमत में मसरूफ रहे हैं और ऐसे मुकदमात के जरिए उनकी सियासत को नुकसान पहुंचाना काबिल कबूल नहीं। कांग्रेस रहनुमा ने मरकजी हुकूमत से अपील की कि वो कानूनी अमल को सियासी जंग का हिस्सा बनाने के बजाय इंसाफ के तकाजे पूरे करे। ये इल्जाम ऐसे वक्त में सामने आया जब नेशनल हेराल्ड केस की समाअत अदालत में जारी है और सियासी माहौल में कशीदगी पाई जा रही है। एडिशनल डायरेक्टोरेट ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस रहनुमाओं राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर 142 करोड़ रुपए के मुबैना गैर कानूनी माली फायदे हासिल करने का इल्जाम आयद किया है। ईडी ने इस रकम को प्रोसिक्यूशन के तहत मुजरिमाना आमदनी करार दिया है। अदालत में इस केस की समाअत 2 जुलाई से रोजाना की बुनियाद पर होगी, जिससे जाहिर होता है कि इस मामले की संजीदगी और पेचीदगी को मद्देनजर रखते हुए तेजी से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये केस कांग्रेस के लिए सियासी और कानूनी तौर पर एक बड़ा चैलेंज बन चुका है, जिसमें राहुल और सोनिया गांधी पर माली बदनवानी के संगीन इल्जामात लगाए गए हैं। ईडी का मौकिफ है कि नेशनल हेराल्ड के डेली इदारों के जरिए गैर कानूनी माली लेन देन किया गया, जिसकी तहकीकात जारी है। कांग्रेस की तरफ से इस इल्जाम की सख्ती से तरदीद की गई है और इसे सियासी इंतकाम करार दिया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 22 मई को राजस्थान के शहर बीकानेर में 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशन का इफ्तिताह करेंगे। ये स्टेशन 18 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के 86 अजला में फैले हुए हैं और उनके तामीर पर 1100 करोड़ रुपए से जायद खर्च किया गया है। ये मंसूबा अमृत भारत स्टेशन स्कीम ABSS का हिस्सा है, जिसका मकसद भारत भर के 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को जदीद सहूलियात से आरास्ता करना है। इस स्कीम के तहत स्टेशन को साफ सुथरा बनाने, दाखिले और अखराज के रास्ते बेहतर करने, इंतजारगाहों, टॉयलेट्स, प्लेटफॉर्म्स, छतों, लिफ्ट्स और मुफ्त वाईफाई फराहम करने जैसे इकदाम किए जा रहे हैं। कुछ स्टेशन पर एग्जीक्यूटिव लाउंजेस और बिजनेस मीटिंग जोन भी बनाए जाएंगे, जबकि वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के तहत मकामी मसनूआत को फरोग देने के लिए खुसूसी कियोस्क कायम किए जाएंगे। इस स्कीम में स्टेशन को शहर के दोनों अतराफ बेहतर तौर पर जोड़ते और बसों, मेट्रो और दीगर ट्रांसपोर्ट के साथ मरबूत करने पर भी जोर दिया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की वर्किंग कमेटी ने पहलगाम के बाइसरन हमले की भरपूर मजम्मत करते हुए जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत और खुसूसी दर्जे की बहाली के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखने का इरादा किया है। कमेटी ने जम्मू कश्मीर के अवाम की जानिब से इस हमले की यक ज़बान मजम्मत और वादी में फंसे हुए सयाहों को दी जाने वाली हमदर्दी और मेहमान नवाजी को सराहा। उन्होंने भारतीय हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस यकजहती के इजहार को पहचाने और जाया न करे। करारदाद में
حکومت کو خبردار کیا گیا کہ بغیر وجہ گرفتاریاں، نوجوانوں کا ہراسانی، غیر منصفانہ بلڈوزر آپریشنز اور جائز میڈیا کو دبانا امن پسند عوام کو مزید علیحدہ کرنے کا باعث بنے گا۔ ورکنگ کمیٹی نے ملک کے مختلف حصوں میں کشمیری طلباء، تاجروں اور رہائشیوں کو درپیش ہراسانی پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور تمام ریاستی حکومت سے کہا کہ وہ جموں کشمیر کے لوگوں کی حفاظت، عزت اور جان و مال کا تحفظ یقینی بنائیں۔ یہ قراردادیں نیشنل کانفرنس کے پارٹی صدر فاروق عبداللہ کی سربراہی میں منظور کی گئی، جس میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ بھی شریک تھے۔ نیشنل کانفرنس نے اپنی مضبوط اکثریت کے باوجود 50 ایم ایل ایز کے ساتھ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت اور ریاستی درجہ کی بحالی کے حوالے سے قرارداد اسمبلی کی بجائے اپنے پارٹی دفتر نوائی صوبوں میں منظور کی ہے، جس نے سیاسی حلقوں میں حیرت اور سوالات پیدا کر دیے ہیں۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما اور پلوامہ سے ایم ایل اے وحید پرہ نے اس معاملے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ معاملہ جہاں متعلقہ ہے یعنی اسمبلی میں اٹھایا جانا چاہیے تھا، نہ کہ پارٹی کے دفتر میں۔ انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا، اب اگلا قدم کیا ہوگا؟ کیا کابینہ اجلاس بھی پارٹی دفتر میں بلایا جائے گا؟ یہ صورتحال سیاسی محاذ پر نیشنل کانفرنس کی حکمت عملی اور جمہوری اصولوں پر عمل درآمد کے حوالے سے بحث کا باعث بنی ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق اسمبلی کے بجائے پارٹی دفتر میں ایسی قرارداد کا فیصلہ عوامی نمائندگی کے اصولوں کے خلاف ہے اور اسے سیاسی عمل پر سوالیہ نشان سمجھا جاتا ہے۔ پی ڈی پی کی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ جموں کشمیر محبوبہ مفتی نے بھارت اور پاکستان کے درمیان جاری جنگ بندی اور امن کے نئے اقدامات کا خیر مقدم کیا ہے۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ بھارت کی اصل طاقت کبھی جنگ نہیں بلکہ گفت شنید اور مذاکرات میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر نے طویل عرصے سے دشمنوں کا سامنا کیا ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ یہ خطہ تنازع کی جگہ سمجھوتے اور امن کا پل بنے۔ محبوبہ مفتی نے تمام اقسام کے دہشت گردی کے خاتمے پر زور دیا اور کہا کہ امن کے لیے ہر طرف سے سنجیدہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ دونوں پڑوسی ملک کشیدگی کم کر کے عوام کی زندگیوں میں بہتری لائیں گے اور کشمیری عوام کو دیر پا امن اور خوشحالی نصیب ہوگی۔ یہ بیان ایسے موقع پر آیا جب بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کا نفاذ اور سفارتی تعلقات میں بہتری کی کوششیں کی جا رہی ہے، جس سے خطے میں امن کی فضا قائم کرنے کی توقعات بڑھ گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے اشوکا یونیورسٹی کے ایسوسیٹ پروفیسر علی خان محمود آباد کو عبوری ضمانت فراہم کی ہے، جو ہریانہ پولیس نے پہلگام دہشت گرد حملے، آپریشن سندور اور جنگ کی وجہ سے ہونے والے کرب پر ان کے سوشل میڈیا پوسٹ کے حوالے سے 2 ایف آئی آر درج کرنے کے بعد گرفتار کیا تھا۔ عدالت کے بینچ کی سربراہی کرنے والے جسٹس سوریہ کانت نے واضح کیا کہ عبوری ضمانت تفتیش کو سہولت فراہم کرنے کے لیے دی گئی ہے، نہ کہ تفتیش کو روکنے کے لیے۔ عدالت نے ہریانہ کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس کو ہدایت دی کہ وہ 24 گھنٹوں کے اندر ایک اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم یعنی SIT تشکیل دیں، جس میں 3 سینئر براہ راست منتخب IPS افسران شامل ہوں گے، جو نہ ہریانہ کے ہوں گے اور نہ ہی دلی کے۔ SIT کی قیادت ایک انسپیکٹر جنرل کی رینک کے افسر کریں گے، جبکہ باقی 2 سپرنٹینڈنٹس آف پولیس ہوں گے، جن میں سے ایک خاتون افسر بھی شامل ہوگی۔ یہ فیصلہ علی خان محمود آباد کی گرفتاری اور ان کی خلاف جاری تحقیقات کے تناظر میں آیا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عدالت نے قانونی عمل کے احترام کے ساتھ تفتیش کی شفافیت اور غیر جانبداری کو بھی یقینی بنانے کی کوشش کی ہے۔ ترنمول کانگریس کے 5 رکنی وفد نے سری نگر میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے گھر کا دورہ کیا۔ وفد اگلے 2 دنوں میں آپریشن سندور کے دوران پاکستانی گولہ باری سے متاثرہ سرحدی علاقوں کا دورہ کرے گا، جہاں رہائشی مکانات کو نقصان پہنچا ہے۔ اگرچہ یوری کا دورہ ابھی حتمی نہیں ہوا، لیکن توقع ہے کہ وفد راجوری اور پونچھ کے سرحدی علاقوں کا وزٹ کرے گا۔ ابتدائی طور پر یہ دورہ 3 دن کا منصوبہ تھا، مگر 1 دن کم کر کے 2 دن کا کیا گیا۔ اس دوران وفد متاثرہ علاقوں کا جائزہ لے کر زخمی اور متاثرین کو مدد فراہم کرنے کی موقع تلاش کرے گا۔ وفد کا یہ دورہ سرحدی گولہ باری کے دوران متاثرہ لوگوں کی مشکلات کو اجاگر کرنے اور امداد کے انتظامات کے لیے کوشاں ہے۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے پاکستان کی طرف سے کی گئی گولہ باری میں شہید ہونے والے متاثرہ افراد کے اہل خانہ کو سرکاری ملازمت دینے کا اعلان کیا ہے۔ منوج سنہا نے کہا کہ حکومت نے پہلے ہی متاثرین کو ایکسکریشیا اور دیگر ریلیف اقدامات فراہم کیے ہیں اور حکومت ہند کی جانب سے مزید ضروری امداد کی یقین دہانی کرائی۔ لیفٹیننٹ گورنر نے متاثرین کے اہل خانہ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ان کے دکھ کو سمجھتی ہے اور انہیں ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ یہ اعلان مقامی لوگوں میں امید کی کرن کے طور پر لیا جا رہا ہے، جو گولہ باری سے شدید متاثر ہوئے ہیں۔
जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी तौर पर मुकीम रोहिंग्या और बांग्लादेशी महाजरीन के दस्तावेजात की ताज़ा तस्दीक का हुक्म मरकजी वज़ारत दाखिला ने तमाम रियासतों और यूनियन टेरिटरीज को जारी कर दिया है। वज़ारत दाखिला ने हिदायत दी है कि एक माह के अंदर अंदर तमाम गैर कानूनी महाजरीन की शिनाख्त करके उनके दस्तावेजात की जांच पड़ताल की जाए। ज़राए के मुताबिक शिनाख्त होने वाले गैर कानूनी महाजरीन को जिला सतह पर कायम किए जाने वाले हिरासती मराकज में रखा जाएगा। 2021 में कुटवा के हीरानगर जेल में एक होल्डिंग सेंटर कायम किया गया था, जहां तकरीबन 200 रोहिंग्या को रखा गया था, मगर अब तक किसी को भी मुल्क बदर नहीं किया गया। जम्मू कश्मीर में तकरीबन 10,000 रोहिंग्या मुख्तलिफ इलाकों में मुकीम है, जिनमें संजुवा, भैदनी, ट्रैकोर नगर, नरवाल, भगवादी नगर, जानीपुरा और दीगर शामिल हैं। कई रोहिंग्या मकामी आबादी से शादी करके माशरे में घुल मिल गए हैं। ये ताज़ा इकदाम उस वक्त सामने आया है जब पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को मुल्क बदर करने का अमल जारी है। खासतौर पर अप्रैल में पहलगाम दहशतगर्द हमले के बाद गुज़श्ता साल नवंबर-दिसंबर में जम्मू में रोहिंग्या के खिलाफ एक बड़ी मुहिम भी चलाई गई थी और कई एफआईआर दर्ज की गई थी, जिनमें उन अफराद के खिलाफ कार्रवाई हुई जिन्होंने गैर कानूनी महाजरीन को रिहाइश फराहम की। ज़राए के मुताबिक ज्यादातर रोहिंग्या अक़वाम मुत्तहिदा के कार्ड होल्डर्स हैं, लेकिन बांग्लादेशी महाजरीन की शिनाख्त मुश्किल है और उनके खिलाफ सिर्फ चेकिंग मुहिम्मात के दौरान कार्रवाई मुमकिन है। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए दहशतगर्द हमले में 26 अफराद की हलाकत के बाद, जिनमें से 25 सयाह थे, भारतीय सयाहत की सन्नत ने चलो कश्मीर के उन्वान से एक मुल्कगीर मुहिम शुरू की है ताकि जम्मू कश्मीर में सयाहत को दोबारा बहाल किया जा सके। ये मुहिम ट्रेवल एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी TAAI की क़यादत में शुरू की गई है, जिसमें 2400 से ज़ायद कंपनियों ने हिस्सा लिया। इसका मकसद 1 मिलियन मुमकिना सयाहों तक खुसूसी टूर पैकेजेस, हवाई किरायों में रियायत और हिफाजती यकीन दहानियों के जरिए पहुंचना है। TAAI ने एक बयान में कहा कि हालिया वाक़ात के बावजूद कश्मीर की दिलकशी कम नहीं हो सकती। हम जम्मू कश्मीर के दौरे की हौसला अफजाई करके मकामी रोजगार की हिमायत करते हैं और इत्तेहाद, हौसला और उम्मीद का पैगाम देते हैं। पहलगाम हमले के बाद सयाहती शोबे को शदीद नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद 95% तक बुकिंग मनसूख हो गई है। होटलों ने मेहमानों को रागिब करने के लिए कीमतों में 30% तक कमी कर दी है। बुध की शाम दिल्ली से श्रीनगर जाने वाली इंडिगो फ्लाइट 6E2142 को शदीद सालाबारी के बाद श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ी। एयरबस A320 तैयारा, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर VTIMAD है, में 227 अफराद सवार थे जब अचानक मौसम खराब हो गया। पायलट ने फौरी तौर पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल श्रीनगर को सूरत हाल से आगाह करते हुए इमरजेंसी का ऐलान किया। इंतहाई मुश्किल मौसमी हालात के बावजूद तैयारे ने तकरीबन शाम 6:30 बजे बखैर अफियत लैंडिंग किया। एयरपोर्ट हुकाम ने तस्दीक की कि तमाम मुसाफिर और अमला बिल्कुल सलामत है। ताहम एयरलाइन ने तैयारे को AOG तैयारा ज़मीनी करार दिया है, जिसका मतलब है कि इसकी मुकम्मल तकनीकी जांच और मरम्मत के बाद ही फ्लाइट दोबारा चल सकेगी। इब्तिदाई मुआयना में तैयारे की नाक के हिस्से को सालाबारी से नुकसान पहुंचने की तस्दीक हुई है। वादी तुलेल के नीरू से सफेद आब जाने वाली राब्ता सड़क शदीद बर्फबारी के बाद आज तक बहाल नहीं हो सकी, जिसकी वजह से मकामी बाशिंदों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अवामी नुमाइंदे और मकामी लोग गुज़श्ता 3 माह से इंतजामिया को इस मसले से आगाह कर रहे हैं, मगर ताहाल कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। मकामी अफराद ने बताया कि वो इस मामले को मुअज़्ज़ज़ MLA गुरेज के नोटिस में भी ले जा चुके हैं, ताहम वहां से भी कोई फौरी तवज्जो नहीं दी गई। शहरियों का कहना है कि मरीजों को कई किलोमीटर तक कंधों पर उठाकर दूर दराज इलाकों तक ले जाना पड़ता है, जो इंसानी जानों के लिए शदीद खतरा बन चुका है। दूसरी जानिब महकमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के इंचार्ज गुरेज से राब्ता करने की कोशिश के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला, जिस पर मकामी अफराद ने मायूसी और तशवीश का इजहार किया है। अहले इलाका ने इंतजामिया और मुतल्लिका हुकाम से पुरजोर अपील की कि फौरी तौर पर नीरू ता सफेद आब रोड की मरम्मत करके खोला जाए ताकि अवाम की जिंदगी आसान हो और मामूलात जिंदगी बहाल हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम नीरू नाला सफ़ेद आपके बाशिंदे हैं। हम इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं कि अभी मई का महीना चल रहा है, लेकिन हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अभी मई महीने में भी हमारा रोड जो है वो अभी भी बंद पड़ा है। हालांकि तिलेल गुरेज के हर लिंक रोड जो है वो खोल दिए गए अप्रैल महीने में भी, लेकिन हमारा जो सफ़ेद आब का रोड है वो मई महीने में भी बंद है। हमने SDM गुरेज से भी रिक्वेस्ट की, नज़ीर अहमद गुरेजी जो MLA हैं गुरेज तिलेल से, उससे भी रिक्वेस्ट की, SDM गुरेज से भी की, तहसीलदार तिलेल से भी की, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। हम गुजारिश करते हैं कि हमारा रोड जो है वो खोल दिया जाए। हम DC बांडीपोरा से गुजारिश करते हैं कि हमारे रोड की तरफ थोड़ा तवज्जो दे, ताकि हमारे बच्चे भी जो है हमें
यहाँ से गुरेज जाना पड़ता है, नीरू जाना पड़ता है। तकरीबन नीरू तक यहाँ से 7 किलोमीटर है। हमारे बच्चे, हमारी माएँ जो हैं, बुज़ुर्ग लोग जो हैं, वो यहाँ से पैदल जाते हैं। हमें गाड़ी का कोई यहाँ जाने का कोई इंतज़ाम नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा रोड जो है वो अभी भी बंद पड़ा है। अगर हमारा रोड अगर अभी भी बंद रहेगा माही महीने में भी, तो हम सीधा गुरेज में आएंगे, पूरा गांव लेके हम जुलूस निकालेंगे, क्योंकि हमारा रोड जो है वो अभी भी बंद पड़ा है। हमें बड़ा अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कैमू में एक तारीखी तकरीब के दौरान डिप्टी कमिश्नर कुलगाम डॉक्टर अतहर आमिर शफी ने स्कूल की 3 अहम पहल कदमियों का इफ्तिताह किया, जो तालीमी और ज़िमनी सरगर्मियों में नया बाब साबित होंगी। तकरीब का आगाज स्कूल के पहले ई मैगजीन की लॉन्चिंग से हुआ, जो न सिर्फ इस इदारे के लिए बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में अपनी नवियत का पहला डिजिटल मैगजीन है। इस मैगजीन का मकसद तलबा और असातिज़ा को अपने अदबी और फ़नी सलाहियतों के इजहार का एक तख्लीकी प्लेटफॉर्म फराहम करना है। इस मौके पर नूरुद्दीन क्रिकेट ट्रॉफी की भी बाज़ाब्ता इफ्तिताही तकरीब हुई, जो हर साल मुनक्किद की जाएगी ताकि नौजवान क्रिकेटर्स में खेल की रूह और मुकाबलाबाजी को फ़रोग दिया जा सके। हमारे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कैमू, यहाँ के प्रिंसिपल, यहाँ के जो हमारे स्टाफ फैकल्टी मेंबर्स हैं और यहाँ के बच्चों का इनिशिएटिव है, मुझे लगता है बहुत ही बेहतरीन काम किया है। मुझे लगता है आप सब हैं तो मुझे कुछ चीज़ें बोलना मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है। एक जो पूरा स्कूल है, स्कूल में अगर आप ग्राउंड देखेंगे, स्कूल की बिल्डिंग देखेंगे, बाय देयर ओन इनिशिएटिव विद द लीडरशिप ऑफ आवर प्रिंसिपल हियर, इन्होंने पूरे स्कूल की जो लुक एंड फील है इसको बहुत ही बेहतर किया है। चाहे ये कलर, ये सारी चीज़ें, दैट इज़ व्हाट दे हैव डन। अगर आप क्लासरूम्स देखेंगे, दे हैव बीन मेड रियली नाइस। क्लासरूम्स में साइंटिस्ट के पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स, ऐसी चीज़ें जो बच्चों को इंस्पायर करते हैं वो किया हुआ है। इनमें किसी से कोई पैसा नहीं मांगा, किसी से कोई मदद नहीं मांगी, बाय देयर ओन इनिशिएटिव दे हैव डन इट। इसके साथ साथ में एक और बेहतरीन इनिशिएटिव, इन्होंने एक ई मैगज़ीन जो मंथली एक रेगुलर पीरियडिकली मैगज़ीन इस स्कूल से निकलेगी, उसकी एक शुरुआत की है। उसका पहला एडिशन आज रिलीज़ किया है, जिस ई मैगज़ीन प्रिंटेड नहीं होगा बट डिजिटल फॉर्मेट में, PDF फॉर्मेट में बच्चों के पास भी अवेलेबल होगा, वेबसाइट में भी अवेलेबल होगा, जिसमें यहाँ के टीचर्स ने, यहाँ के टीचर्स के साथ साथ जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, मुझे इस वाली मैगज़ीन में हमारे तहसीलदार साहब ने भी एक आर्टिकल कंट्रीब्यूट किया है, बच्चों ने आर्ट वर्क्स और बच्चों ने अपने आर्टिकल्स भी कंट्रीब्यूट किए हैं। तो एक डिजिटल फॉर्मेट से एक ई मैगज़ीन शुरू की है जिसका मेयार बहुत ही बेहतरीन है। इसमें जितना भी डिज़ाइनिंग वो सारा काम इन्होंने खुद यहाँ पे किया है। यहाँ एक इनके एक मल्टीटास्किंग स्टाफ जुनैद साहब हैं, बड़ा ब्रिलियंट काम उन्होंने इसकी जो ग्राफिक्स का किया है, डिज़ाइनिंग का काम किया है। सो एवरीथिंग हैज़ बीन डन विद इन दी स्कूल, विद इन द इंस्टीट्यूशन। एडिटोरियल बोर्ड में भी जो लेक्चरर्स हैं, चाहे इंग्लिश के हैं, हमारे यहाँ उर्दू के लेक्चरर हैं, ही हैज़ टेकन बिग रोल इन दिस, इकनॉमिक्स के लेक्चरर हैं, उन सभी लोगों ने बड़ी मेहनत से ये मैगज़ीन जो है शुरू की है। मुझे लगता है बाकी स्कूलों के लिए और बच्चों के लिए भी एक एग्जाम्पल है। सर, प्रोवाइडिंग इसी के साथ एक और इनिशिएटिव ई लाइब्रेरी का, कि लाइब्रेरी जो स्कूल में हम फिज़िकल लाइब्रेरी का तस्वुर है, स्कूल जब तक खुला है तब तक लाइब्रेरी अवेलेबल होती है। अब डिजिटल फॉर्मेट में कंटेंट, डिजिटल फॉर्मेट में बच्चे घर बैठे भी और जहाँ वो चाहे वहाँ, या इवन यहाँ क्लासरूम में आके भी डिजिटल जो सॉफ्ट कॉपीज़ में जो बुक्स रहती हैं, मैगज़ीन्स रहती हैं, वो भी वो अवेल कर सकते हैं। दैट हैज़ अगेन बीन डन। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव। ड्रग मेनेस को कर्व करने के लिए इंटर स्कूल जो है शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाहि अलैह इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट भी शुरू किया है। सो मुझे लगता है ओवरऑल एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से बड़ा बेहतरीन काम किया है। मैंने मुझे लगता है जितनी तारीफ़, जितना अप्रिसिएशन इस स्कूल के हमारे प्रिंसिपल, हमारे सभी फैकल्टी मेंबर्स और सभी जो बच्चे हैं इनको किया जाना चाहिए। जितना ज़्यादा हम करें उतना शायद कम है। मैं वाकई में मेरा दिल बहुत खुश हुआ। आज मैं यहाँ मुझे लगता है चौथी बार आया हूँ, लेकिन पिछले विज़िट और आज के विज़िट में जो रिमार्केबल डिफरेंस मुझे दिखा है, वाकई में इससे हमें भी एक इंस्पिरेशन मिली है कि हमें बाकी जगहों पे, बाकी स्कूलों में भी किस तरीके से जो है और बेहतरी करनी है, और उन बाकी जगहों पे प्रिंसिपल साहिबान, टीचर्स को भी एक एग्जाम्पल के तौर पे ये स्कूल के इनिशिएटिव्स निखर के आए। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर।